हेलो क्लास 10th। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर लाइट। पिछली वीडियो में हमने देखा था पूरा रिफ्लेक्शन एक शॉट में, राइट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर लाइट, दैट इज रिफ्रैक्शन। तो क्या था रिफ्लेक्शन हमारा? रिफ्लेक्शन था कि जब लाइट किसी सरफेस को हिट करती है और उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और लाइट जिस मीडियम से आ रही है वापस उसी में जाती है, दैट वाज रिफ्लेक्शन। बट रिफ्रैक्शन क्या होता है स्पेसिफिकली? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो जो उसके डायरेक्शन में चेंज आता है उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे अगर आप किसी भी पानी वाटर बॉडी में देखते हैं, पॉन्ड में देखते हैं, लेक में देखते हैं, तो लाइट कहाँ, जैसे एयर से पानी के अंदर जा रही है, राइट। आप ग्लासेस लगाते हैं अगर, तो लाइट क्या हो रहा है, एयर से ग्लास के थ्रू जा रही है। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है और उसके डायरेक्शन में जो चेंज आता है उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। Change in direction of light due to change in medium is called as refraction, right? अब रिफ्रैक्शन समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, दूसरी चीज़ है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। क्या होते हैं ये दोनों मीडियम्स? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है। अब क्या मतलब हुआ भाई इस चीज़ का? कि हमने क्या बात की कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, जिसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन होता क्यों है एक्चुअली? जब भी लाइट डिफरेंट मीडियम्स में जाती है तो डिफरेंट मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट होती है। किसी मीडियम में लाइट बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, किसी में लाइट बहुत स्लो ट्रैवल करती है, राइट। तो क्योंकि डिफरेंट मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है इसीलिए लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। भाई जा रही थी बड़े मज़े में लाइट अपनी एक स्पीड से, मीडियम चेंज हुआ, स्पीड कम हो गई, ओहो डायरेक्शन ही चेंज हो गई, क्योंकि स्पीड कम हो गई, झटका लगा, जर्क लगा, डायरेक्शन चेंज हो गई। सो क्योंकि डिफरेंट मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है इसीलिए रिफ्रैक्शन देखा जाता है। तो वही हम बात कर रहे हैं कि ऐसे मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है वो होते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और ऐसे मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है या ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली वो होते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो हमेशा कंपैरिजन में देखेंगे। तो मान लेते हैं ए और बी तो मीडियम है, ए और बी दोनों को कंपेयर करें अगर, तो ए में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, बी में स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी कम है। तो दोनों को कंपेयर करने पे ए रेयरर मीडियम हो जाएगा, बी डेंसर मीडियम हो जाएगा, राइट। तो कभी भी दो मीडिया हमारे पास हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा वो रेयर, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम वो डेंसर, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक प्लेस थ्रू अ ग्लास स्लैब। मेरे पास एक ग्लास है, कि लाइट एयर से ग्लास में अगर जा रही है तो कैसे रिफ्रैक्शन हो रही है, और ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो सपोज ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, ऊपर एयर है, ये रहा ग्लास, और नीचे भी क्या है, एयर, ठीक है। अब मैंने एक लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट की है, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। ऑब्वियसली जिस पॉइंट पे लाइट रे हिट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, एक नॉर्मल, राइट। ये तो कुछ नया नहीं है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये भी कुछ नया नहीं है, हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट। अब क्या हो रहा है, अब एयर के बाद लाइट जा रही है ग्लास में, यानी मीडियम चेंज हो रहा है, और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर। यानी एयर रेयरर है, उसमें स्पीड ज़्यादा है, ग्लास डेंसर है, उसमें स्पीड कम है। तो क्योंकि लाइट अब ग्लास में एंटर कर रही है, भाई लाइट को जाना तो इस रास्ते पे था, ये लाइट का ओरिजिनल पाथ था, बट क्योंकि ग्लास में जाने के बाद उसकी स्पीड कम हो गई क्योंकि ग्लास एक डेंसर मीडियम है, तो अब लाइट जिस पाथ पे जा रही थी उस पर नहीं जाएगी। अब क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, एंड द लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब उसे जाना यहाँ पे था, बट क्योंकि उसकी स्पीड अब कम हो गई तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो ये ध्यान में रखेंगे सब बच्चे कि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है उसकी स्पीड कम हो जाती है,
and it bends towards the normal. ठीक है, अब ये क्या बन गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल. अब ये तो भैया कॉमन सेंस है, दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होगा, क्योंकि लाइट बेंड कर चुकी है, सेम डायरेक्शन में नहीं जा रही है, राइट. तो क्योंकि वो बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम ही होगा. ठीक है, अब लाइट वापस बाहर निकल रही है, ऑपोजिट साइड से वापस एयर में आ रही है, तो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्मल. अब लाइट आ रही है एयर में, विच इज अगेन अ रेयरर मीडियम, यानी लाइट अब ग्लास से एयर में आ रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है. एयर क्योंकि रेयरर मीडियम है, स्पीड वापस ज़्यादा हो जाएगी, फिर से बढ़ जाएगी लाइट की स्पीड, और लाइट अब क्या करेगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. उससे पहले क्या हुआ, वो ग्लास में आई जो डेंसर मीडियम था, तो वो बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब वो जा रही है एयर में, विच इज़ अ रेयर मीडियम, स्पीड वापस बढ़ गई, नाउ इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो सब याद रखेंगे कि जब भी लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो whenever light travels from rare denser, the speed decreases, it bends towards the normal. And whenever the light moves from denser to rarer, the speed increases and it moves away from the normal. Right? अब अल्टीमेटली बाहर कौन सी रे आ रही है, ये वाली, ये इमर्ज कर रही है, तो इसलिए ये क्या होती है, इमर्जेंट रे, और ये होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो, जो इमर्जेंट रे होती है वो एक्चुअली में जो ओरिजिनल पाथ था इंसिडेंट रे का, यही था ना ओरिजिनल पाथ, जाना तो उसे यहाँ पे था, बट रिफ्रैक्शन की वजह से वो बेंड होती हुई यहाँ पहुँची. तो जो इमर्जेंट रे है वो ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती है, बट ऑब्वियसली उसे जाना यहाँ पे था, वो बेंड करके यहाँ पहुँच गई. दैट मीन्स वो अपने पाथ से थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई है, और इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट. क्या है लेटरल डिस्प्लेसमेंट? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, द डिस्टेंस बाय विच द इमर्जेंट रे हैज डेविएटेड या डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. ठीक है, तो क्या हुआ, जब यहाँ पे देखा इस इंटरफेस पे, एयर और ग्लास के इंटरफेस पे, लाइट ग्लास में जा रही है, डेंसर मीडियम है, स्पीड कम होगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. वापस बाहर निकलेगी तो एयर में आ रही है, रेयर मीडियम है, स्पीड बढ़ जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड द इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, बट इट विल बी डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट. अब एग्जाम में कभी कभी आता है कि किन फैक्टर्स पे ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है, कि कितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, किस फैक्टर पे डिपेंड करती है. पहला फैक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब. जितना थिक ग्लास स्लैब लोगे उतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी. एंड सेकेंड फैक्टर, एंगल ऑफ इंसिडेंस. जितना ओब्लिकली, जितना बेंड करके, जितने बड़े एंगल पे इंसिडेंट रे जाएगी उतनी ही ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी. सो देयर आर टू फैक्टर्स ऑन विच लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स. नंबर 1 थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब एंड नंबर 2 द एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्लियर? तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन का. अब भाई यहीं से निकल के आते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, क्या थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, और दूसरा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे क्या है हमारे लॉज? पहला लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, दे लाई इन द सेम प्लेन ओनली एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सिर्फ इसी एक पॉइंट पे तीनों एक ही जगह है, बाकी कहीं भी एक जगह नहीं है, राइट? So incident ray, normal and refracted ray lie in the same plane at the point of incidence. दूसरा law and very important law which is also called as Snell's law. क्या है दूसरा law? कि ratio of sine of angle of incidence, ये वही trigonometry वाला साइन है, right? तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया.
और इस कांस्टेंट को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मतलब हुआ इस लॉ का कि जब तक हम एयर और ग्लास की बात कर रहे हैं, जितना पतला ग्लास स्लैब हो, जितना मोटा ग्लास स्लैब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वी आर टॉकिंग अबाउट एयर एंड ग्लास, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। अगर मैं ग्लास और वाटर की बात कर रही हूँ, जितनी मर्जी थिक लेयर ग्लास की लूँ, थिक लेयर वाटर की लूँ, कुछ भी करूँ, जब तक मेरे दोनों मीडियम ग्लास और वाटर है, ये रेशियो कांस्टेंट आएगा। So this ratio, that means sine of angle of incidence to sine of angle of refraction, is a constant for a given particular set of media. Clear? Let's understand refractive index in detail. चलिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं डिटेल में। अभी मैंने क्या बोला, क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर सेट है मेरे पास एयर और ग्लास स्लैब का, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें 60 डिग्री दे रखा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 डिग्री है। तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई क्या है? 60 डिग्री यानी साइन 60। साइन आर क्या है? 45 डिग्री यानी कि साइन 45। एंड सबने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, साइन 60 क्या होता है? √3/2। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। तो ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया? √3/√2। ठीक है, ये तो सिंपल तरीका है। लेकिन हमने अभी बात की कि भैया डिफरेंट मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट हो जाती है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये समझो कि जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, हमेशा किसी न किसी दो मीडियम का ही कंपैरिजन होगा, क्योंकि हमने बात ही यही की है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम होना ही चाहिए। ठीक है, अब भाई जैसे मान लो मेरे पास एक मीडियम ग्लास है, एक मीडियम वाटर है, ये मेरे पास पेयर है। अब हो सकता है लाइट ग्लास से वाटर में जा रही हो, ये भी हो सकता है लाइट वाटर से ग्लास में आ रही हो, दोनों केसेस पॉसिबल है, राइट? तो पहली बात तो ये कि जिस मीडियम में लाइट जाती है उसको हम कंपेयर करते हैं दूसरे से। तो अगर वाटर में जा रही है तो हम वाटर को कंपेयर कर रहे हैं ग्लास से, यानी हमारा मेन मीडियम क्या हो जाएगा? वाटर। अगर ग्लास में जाएगी तो हम ग्लास को कंपेयर करेंगे वाटर से, यानी हमारा मेन मीडियम ग्लास हो जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है दैट इज़ आवर मेन मीडियम, उसको हम कंपेयर करते हैं दूसरे मीडियम से। बोलते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो 1 से 2 में जा रही है अगर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। 2 से 1 में जा रही है अगर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो जिसमें जाती है वो मेन मीडियम बन जाता है। ठीक है, एक चीज़ और समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। मतलब जब हम कंपेयर करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आएगा, इसका मतलब वो डेंसर मीडियम है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ग्लास को एयर से या ग्लास को वाटर से, तो ऑब्वियसली ग्लास एक थिकर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी। तो हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर इज द मीडियम, लेसर इज द स्पीड ऑफ लाइट, एंड वाइस वर्सा, कि जितनी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना रेयर मीडियम, उतनी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा। ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू दिस कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब मैंने क्या बोला, हम स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में निकालते हैं, और हमने ये भी देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के, क्योंकि वाटर में गई है लाइट, हमारा मेन मीडियम वाटर है, राइट? तो हमें स्पीड ऑफ लाइट चाहिए वाटर की और ग्लास की भी। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के, तो स्पीड ऑफ लाइट वाटर की नीचे आएगी, ऊपर आएगी ग्लास की। तो बहुत सिंपल सी चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि जिस मीडियम में लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, और रेशो निकालते वक्त उसी मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट नीचे रखी जाती है। क्यों? बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए उसकी स्पीड नीचे। तो जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है, ठीक है, उसकी स्पीड हमेशा डिनोमिनेटर में रखी जाती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ऊपर वाटर की स्पीड आएगी, नीचे ग्लास की स्पीड। ठीक है,
जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है उसकी स्पीड नीचे रखी जाती है, राइट। अब अगर आप लॉजिकली देखो, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या है? ग्लास अपॉन वाटर। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या है? वाटर अपॉन ग्लास। दोनों रेसिप्रोकल हो गए एक दूसरे के। तो अगर मुझे बाई चांस दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास 2/3 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा? अभी देखा हमने रेसिप्रोकल, तो वो अपने आप 3/2 हो जाएगा, सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास 2/3 है, तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें बताई मैंने। पहली चीज़ कि जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है वो मेन मीडियम होता है और उसकी स्पीड नीचे रखी जाती है। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो डेंसर मीडियम, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, एंड वाइस वर्सा। तीसरा, कि कभी भी हम 2 मीडियम लेके चल रहे हैं तो 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, अब 2 चीज़ें और समझते हैं। क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी हम किसी भी 2 मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं और उनमें से एक मीडियम एयर या वैक्यूम है, मतलब लाइट एयर या वैक्यूम से वाटर में जा रही है या ग्लास में जा रही है, तो दोनों मीडियम में से अगर एक मीडियम एयर या वैक्यूम होता है तब ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मुझे बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दूसरा मीडियम बताया नहीं वहाँ, तो ऑटोमेटिकली दूसरा मीडियम एयर या वैक्यूम ही होगा। ठीक है, अब ग्लास का है तो नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या बोला मैंने, अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है और जहाँ से आ रही है वो एयर है, यानी एयर या वैक्यूम से किसी और मीडियम में अगर लाइट जाती है तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर दोनों ही मीडियम अलग है, जैसे यहाँ पे था वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी जब एयर या वैक्यूम से जाएगी किसी और मीडियम में तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जब हम किसी 2 डिफरेंट मीडियम को कंपेयर करते दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और अगर दूसरा मीडियम मेंशन नहीं कर रखा तो वो ऑटोमेटिकली एयर या वैक्यूम ही होगा। ठीक है जी, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या है? यूनिट निकलेगी कैसे? ऊपर भी स्पीड और है, नीचे भी स्पीड है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली हैज़ नो यूनिट। व्हाई? बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज। ऊपर ही मीटर पर सेकेंड, नीचे मीटर पर सेकेंड, कैंसल्स आउट, देयर इज नो यूनिट। ठीक है, चलिए, तो ध्यान में क्या रखना है कि जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, उसकी स्पीड नीचे रखी जाती है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो डेंसर मीडियम, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम। अगर एयर या वैक्यूम से जा रही दूसरे मीडियम में तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों मीडियम अलग है, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज टेकन एज कॉन्स्टेंट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 4 मीडियम है A, B, C, D, चारों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ठीक है, अब इससे बताना है कि सबसे फास्ट किस में ट्रैवल करेगी लाइट। फास्ट ट्रैवल करने का मतलब रेयर मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा वो सबसे रेयर मीडियम होगा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगी, दैट इज मीडियम B। ऑन दी अदर हैंड मीडियम D का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, यानी इन चारों में सबसे डेंसेस्ट कौन सा है? मीडियम D, और सबसे कम होगी स्पीड ऑफ लाइट मीडियम D में। तो ऐसे कभी कभी 1 मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी सिंपल लिखा होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। कमेंट, क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माना जाता है, तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो डेंसर मीडियम है, ज़्यादा है ना वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, इट मीन्स दैट इट इज अ डेंसर मीडियम एंड हेंस इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या सिंपल स्पीड ऑफ लाइट दे रखी होती है, आपको डिवाइड करके रेशियो निकालना होता है। तो ध्यान में क्या रखना है कि जिसमें लाइट एंटर कर रही है उसकी स्पीड डिनोमिनेटर में रखी जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम
नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन पे जिसमें हम बात करेंगे लेंसेज की, राइट। दो तरह की लेंसेज हैं। लेंसेज क्या होती है? बेसिकली ट्रांसपेरेंट पीसेस होते हैं ग्लास के जिनके कर्व्ड सरफेस होते हैं, राइट। ट्रांसपेरेंट पीसेस ऑफ ग्लास विद कर्व्ड सरफेस आर कॉल्ड एज लेंसेज। लेंसेज दो तरह की होती हैं। पहली होती है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरी होती है कॉनकेव लेंस, ठीक है। हर लेंस का एक सेंटर होता है जिसे बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से हम एक इमेजिनरी लाइन अज्यूम करते हैं पास करती हुई, जिसे ऑब्वियसली क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस, जो हम मिरर में भी बात कर चुके हैं, राइट। अब मिरर में तो ये पार्ट था एक स्फीयर का, तो हमारे पास प्रॉपर सेंटर था। यहाँ पर हमारे पास सेंटर नहीं, क्योंकि ये किसी स्फीयर का पार्ट तो है नहीं। बट ऑब्वियसली क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, लाइट इस तरफ से भी आ सकती है, लाइट इस तरफ से भी आ सकती है, इसलिए हर लेंस के दो फोकस होते हैं। लाइट यहाँ से आएगी तो ये फोकस, यहाँ से आएगी तो यहाँ पे फोकस। तो ये F1 और सेंटर की जगह हम क्या लेते हैं? 2F1। आपको याद होगा सेंटर यानी कि जो रेडियस था वो फोकल लेंथ का डबल होता था, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग C हम यहाँ पे 2F ले लेते हैं। ऐसे यहाँ पर एक फोकस होगा और ये क्या हो जाएगा? 2F2। सेम यहाँ पे लाइट यहाँ से आ रही है, ये हो जाएगा एक फोकस, ये दूसरा फोकस, ये 2F1, ये 2F2। वॉट हैपन्स इन कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स लेंस में जितनी भी पैरेलल रेज डाली जाती हैं वो सारी की सारी एक फोकस पे कन्वर्ज करती हैं, राइट। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस होती है कन्वर्जिंग लेंस। बट व्हाट हैपन्स इन कॉनकेव? कि जितनी भी पैरेलल रेज डाली जाती हैं वो सारी एक फोकस से निकलती हैं, डाइवर्ज करती हैं, इसीलिए कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस। अब ध्यान समझो, हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे ही होता है, तो यहाँ से जो भी लाइट रेज आ रही है वो इस फोकस पे जा रही है, इसलिए मैंने इसको मेन फोकस माना है, क्योंकि हमारी लाइट रेज बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट से आएंगी। कॉनकेव में जो भी वही लॉजिक है कि जो लाइट रेज बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट से आएंगी, लेकिन वो इस फोकस से जा रही है, इसलिए ये फोकस कॉनकेव का मेन फोकस होता है, राइट। तभी मैंने इसको F1 लिया भाई। अब एक चीज़ और, मिरर में हमने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था। यहाँ उल्टा है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, ठीक है। चलिए, और लाइट रेज को जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे हमेशा सेंटर तक लेकर आएंगे, उसके बाद डायरेक्शन चेंज करेंगे, ठीक है। अब समझते हैं कि कैसे इमेज कैसे बनती है इन लेंसेज से। अगर आपको मिरर आता है तो लेंसेज समझना बहुत आसान है। तो हमारे पास 3 रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। लेंसेज में 3 रूल्स हैं, मिरर में हमारे पास 4 रूल्स थे, राइट। सो OF1, 2F1, F2, 2F2, OF2, 2F2, F1, 2F1। मिरर में वी हैड 4 रूल्स, बट यहाँ पर हमारे पास 3 रूल्स हैं। पहला रूल कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास करेगी। सिंपल, एनी लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। दूसरा रूल उल्टा, जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल हो जाएगी। तो कोई भी लाइट रे अगर फोकस से जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। कोई भी लाइट रे अगर फोकस की तरफ जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। क्या बोला पहला रूल? कि कोई लाइट रे पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से पास करेगी, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल है तो वो फोकस से डाइवर्ज होगी। सेकंड रूल कि कोई लाइट रे अगर फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे कोई लाइट रे अगर फोकस की तरफ जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। सो फर्स्ट रूल, एनी लाइट रे इंसिडेंट parallel to the principal axis passes through or appears to diverge from the focus. Second rule, any light ray incident through or towards the focus becomes parallel to principal axis after refraction. Third rule, an important rule, कि कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो स्ट्रेट जाएगी विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। बता सकते हो क्यों होगा ऐसा? कि कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो स्ट्रेट जाएगी। क्यों जाएगी स्ट्रेट?
कोई भी लाइट रे बिना डायरेक्शन चेंज हुए कब ट्रैवल करती है? जब भी वो नॉर्मली जाती है। तो अगर मेरे पास कोई ग्लास स्लैब होता ना, उसमें भी कोई लाइट रे अगर नॉर्मली जाती, स्ट्रेट जाती, तो वो एज इट इज़ जाती विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। वही रिफ्लेक्शन वाला लॉजिक कि यही इंसिडेंट रे, यही नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़ीरो, इसलिए एंगल ऑफ इमर्जेंस भी ज़ीरो। तो एनी लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली गो स्ट्रेट विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। तो यहाँ भी यही हो रहा है कि कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो बिना किसी चेंज इन डायरेक्शन के आगे जाएगी, बिकॉज वो नॉर्मली जा रही है। ठीक है, पैरेलल वाली फोकस से, फोकस वाली पैरेलल, ऑप्टिकल सेंटर वाली स्ट्रेट। तो ये हो गए हमारे 3 रूल्स। अब समझते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो जो 6 केस हमने कॉन्केव मिरर में पढ़े थे, एज इट इज़ वही 6 केस हमारे पास यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या था। ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन एंड इमेज की डिस्क्रिप्शन। तो पहला केस क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, राइट। तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट केस। तो ये है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस ओ F1, 2F1, F2, 2F2। ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है हम क्या अज्यूम करते हैं? सिर्फ पैरेलल रेस। वही लॉजिक जो मिरर में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से आ रही है हमारे पास काफ़ी सारी पैरेलल रेस। तो जब भी पैरेलल रेस होती हैं वो सारी कहाँ से पास करती हैं? फोकस से। बहुत सिंपल रे डायग्राम कि जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो वहाँ से हम सिर्फ पैरेलल रेज ही अज्यूम करते हैं, और जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं दे पास थ्रू द फोकस। तो ये कहाँ पे मीट कर गई? फोकस पे। तो इमेज कहाँ बन गई? एट F ऑन दी अदर साइड, ऑपोजिट साइड पे। डिफरेंस देख रहे हो? मिरर्स में जो रे थी वो रिफ्लेक्ट होके उसी तरफ आके मीट करती थी, लेफ्ट साइड पे मीट करती थी। बट क्योंकि लेंसेज ट्रांसपेरेंट है, लाइट आर पार जा सकती है, इसलिए जो भी रियल इमेजेस हैं वो राइट साइड पे बनती हैं। एक्चुअल मीटिंग है इसलिए रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, और सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर है, इसीलिए पॉइंट साइज्ड। सो पहला केस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज एट F ऑन द अदर साइड, रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज। दूसरा केस वही मिरर्स वाला लॉजिक कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेकर आएंगे। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? बियॉन्ड। उसमें बियॉन्ड C था मिरर में, कॉन्केव मिरर में। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस में बियॉन्ड 2F। तो पहला रूल पैरेलल, कहाँ से जाएगी? फोकस से। दूसरा ले लेते हैं फोकस से, जो क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो अपने आप देखो रिफ्रैक्टेड रेस कहाँ मीट कर रही हैं? बिटवीन F एंड 2F। एक्चुअल मीटिंग है, अपने आप मीट कर रही हैं। सो जब भी एक्चुअल मीटिंग होती है रियल इमेज होती है। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है, इमेज है बिटवीन F एंड 2F। मिरर में क्या था? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, इमेज बिटवीन C एंड F। और खुद देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी बन रही है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड 2F, इमेज बिटवीन F एंड 2F ऑन दी अदर साइड। और कैसी है? रियल, इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट से छोटी है, यानी कि डिमिनिश्ड। क्लियर? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ स्केल से रेज बनाते जाओगे, अपने आप इमेज बनती है। तीसरा केस ऑब्जेक्ट और पास आ जाएगा। कॉन्केव मिरर में कहाँ आया था? एट C। तो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा? एट 2F। तो पैरेलल, फोकस से, फोकस वाली पैरेलल, अपने आप जाके 2F पे मीट कर जाएगा। अपने आप स्केल से बनाओगे प्रॉपर मेजरमेंट से तो अपने आप ये 2F पर ही मीट करेगा, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा आपको। तो 2F वाली इमेज 2F पे, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज। सिंपल, वेरी इजी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट 2F, इमेज एट 2F ऑन दी अदर साइड। अपने आप लिखोगे इसको, ठीक है। और एक्चुअल मीटिंग है रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज्ड। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। मिरर में भी यही था, C वाली में C पे, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। फोर्थ, ऑब्जेक्ट और पास आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा अब? बिटवीन F एंड 2F। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F था, इमेज बिटवीन F एंड 2F थी। अब ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F है तो इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2F। बिल्कुल सेम काम। पैरेलल, फोकस से, फोकस वाली पैरेलल, कहाँ मीट कर रही हैं? बियॉन्ड 2F। सिंपल इट इज, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, सिर्फ रेज प्रॉपर्ली लेके जानी है एंड अपने आप इमेज बन जाती है। तो फोर्थ कहाँ है? ऑब्जेक्ट बिटवीन
FN2F इमेज बनी है बियॉन्ड 2F ऑन दी अदर साइड। और कैसी है? एक्चुअल मीटिंग है इसलिए रियल इन्वर्टेड, एंड ये ऑब्जेक्ट ये इमेज बड़ी बन रही है यानी कि मैग्निफाइड। नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट और पास ले आते हैं। लेट द ऑब्जेक्ट बी मोर नियरर। कहाँ आ जाएगा? बिटवीन एफ एंड ओ, या पहले एफ करते, पहले एफ पर आ गया, ठीक है। फिर वही चीज़ पैरेलल फोकस से ओ वाली स्ट्रेट। अब इस केस में ये दोनों रेस पैरेलल हो गई, कॉनकेव मिरर में भी होता ना पैरेलल हो गई थी, तो रेस तो पैरेलल हो गई, मीट ही नहीं करेंगी। लेकिन इस केस में हमें एक इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड ब्लड इमेज मिलती है। इसका मतलब जो बाकी से रेज है, क्योंकि हम तो 2 रेज ले रहे हैं, नेचर में तो और भी रेज होती हैं, वो रेज कहीं ना कहीं तो जाके मीट कर ही रही होंगी। तो इस केस में हमें इन्फिनिटी पे, जब ऑब्जेक्ट होता है एट एफ, तो इन्फिनिटी पे एक रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड इमेज मिलती है कहीं आगे जाके, ठीक है। लास्ट केस, अब ऑब्जेक्ट और पास आ गया, यानी कि अब कहाँ आ गया ऑब्जेक्ट? बिटवीन एफ एंड ओ, ठीक है जी, पैरेलल फोकस से ओ वाली स्ट्रेट। तो इस केस में रेस स्प्रेड कर रही हैं, तो यहाँ तो मीट करेंगे नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद पीछे कहीं से निकल के आ रही हैं। दिस इज द ओनली केस व्हेन वी गेट अ वर्चुअल इमेज फॉर कॉन्वेक्स लेंस, रेस्ट ऑल द केसेस वी गेट रियल इमेज। तो ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड ओ, इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट on the same side and virtual, erect and magnified. So convex lens हर केस में रियल इमेज बनाता है except when the object is between f and o, we get a virtual, erect and magnified image just like concave mirror. The only difference is कि यहाँ पे रियल इमेज राइट साइड पे बन रही है, वर्चुअल लेफ्ट साइड पे। मिरर्स में रियल इमेज लेफ्ट साइड पर होती है, वर्चुअल राइट साइड पर होती है। तो ये है हमारे 6 केसेस कॉन्वेक्स लेंस के। फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कॉनकेव लेंस और फिर न्यूमेरिकल्स। चलिए, तो जो 2 केस हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर में थे, वही 2 केस हमारे पास कॉनकेव लेंस में है। पहला केस, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारे पास? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से क्या ज्यूम करेंगे हम? पैरेलल रेस, और तो कुछ हो ही नहीं सकता इन्फिनिटी से। तो ये इन्फिनिटी से हमारे पास पैरेलल रेज आ रही हैं। क्या होता है कॉनकेव लेंस में? जो भी पैरेलल रेज होती हैं, दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दी फोकस। तो एक्चुअल में तो मीट कर नहीं रही, ऐसा लग रहा है कि एफ से निकल के आ रही है, तो यानी इट इज अ वर्चुअल इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे, इमेज बन रही है एट एफ, वर्चुअल, इरेक्ट, और सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर है, यानी कि पॉइंट साइज्ड। वेरी इजी, जस्ट मेक द रेस, अपने आप बनेगा डायग्राम। सेकेंड, ऑब्जेक्ट को पास ले आते हैं। अब ये देखा कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी लेकर आ रहे हैं ना, इमेज वैसी ही बन रही है, कोई डिफरेंस ही नहीं आता इसके अंदर। तो मैंने कहीं भी रख दिया इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो पहली रे पैरेलल फोकस से डाइवर्ज करेगी, दूसरी ओ से स्ट्रेट निकल जाएगी। तो ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ जा रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ जा रही है, दोनों मीट ही नहीं कर रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद इस पॉइंट से दोनों निकल के आ रही हैं। तो लग रहा है, अपीयर कर रहा है, यानी एपरेंट मीटिंग, वर्चुअल इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ लेंस। इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस। हमेशा ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में इमेज बनेगी, और वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, छोटी है ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली जो कॉनकेव मिरर में था वो कॉन्वेक्स लेंस में है, कि 5 केस में रियल, 1 केस में वर्चुअल। जो कॉन्वेक्स मिरर में था वो कॉनकेव लेंस में है, कि दोनों ही केस में वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश्ड, ठीक है। तो जो भी हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा वो हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस में। जो हमने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा वो है हमारे पास कॉनकेव लेंस में, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 5 केस में रियल आती है, 1 केस में वर्चुअल मैग्नीफाइड। इसमें हमारे पास 2 ही केस हैं, और दोनों में ही वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। चलिए, अब यहीं से हम समझ लेते हैं न्यूमेरिकल्स। मिरर फॉर्मूला था हमारे पास
1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर हमारे पास लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज 1/f। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या था मिरर में, HI/HO इज माइनस v/u, यहाँ पर सिर्फ v/u है, माइनस नहीं है। ठीक है, u वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, f फोकल लेंथ, HO ऑब्जेक्ट की हाइट, HI इमेज की हाइट। तो लेट्स सी फिर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में सब कुछ सेम है, आप देखना कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक v में डिफरेंस आता है। ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट कहाँ रख रहे हैं हम, लेफ्ट साइड पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। लेंसेज में रियल इमेज बन रही है राइट साइड पे, और राइट साइड वाली चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो v पॉजिटिव होता है रियल के लिए, और वर्चुअल इमेज बन रही है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड वाली चीज़ें नेगेटिव, तो v नेगेटिव होता है वर्चुअल के लिए। सिर्फ यही डिफरेंस है मिरर और लेंसेज में, बाकी सारा साइन कन्वेंशन सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं। राइट, फोकल लेंथ, तो हमने कॉन्केव का मेन फोकस लेफ्ट वाला लिया है, तो लेफ्ट वाली चीज़ें नेगेटिव। कॉन्वेक्स का मेन फोकस राइट वाला है, राइट वाली चीज़ें पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ नेगेटिव फॉर कॉन्केव, पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, सेम एज मिरर, कोई डिफरेंस नहीं। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखा जाता है, ऊपर वाली चीज़ें पॉजिटिव। रियल इमेज नीचे बनती है, नीचे वाली चीज़ें नेगेटिव, नेगेटिव फॉर रियल। वर्चुअल ऊपर बनती है तो पॉजिटिव फॉर वर्चुअल, ये भी सेम, कोई डिफरेंस नहीं। अब देखते हैं मैग्निफिकेशन फॉर रियल, HI/HO। HI क्या है, नेगेटिव, HO पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो जाएगी रियल की मैग्निफिकेशन। वर्चुअल के लिए HI पॉजिटिव, HO भी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगी वर्चुअल की मैग्निफिकेशन। सो बेसिकली सिर्फ V का साइन डिफरेंट होता है लेंसेज और मिरर में, बाकी कोई भी साइन कन्वेंशन डिफरेंट नहीं है। तो अगर आपने एक बारी साइन कन्वेंशन लर्न कर लिया मिरर्स में, तो ऑटोमेटिकली लेंसेज में सेम चलेगा, सिर्फ आपको V का साइन डिफरेंट करना है, बाकी पूरा साइन कन्वेंशन लेंसेज और मिरर का सेम है। चलिए लेट्स लुक एट सम न्यूमेरिकल्स। तो हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 8 सेंटीमीटर placed at a distance of 25 centimeter in front of a concave lens of focal length 50 centimeter. You have to find the nature, position and size of the image. क्या बोला क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट का साइज हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ऑब्जेक्ट साइज यानी कि HO जो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, यानी U होता है 25 और U हमेशा नेगेटिव होता है। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। आपको निकालना है नेचर यानी रियल है या वर्चुअल, पोजिशन कहाँ बन रही है, और साइज यानी कि HI। तो लेट्स यूज द लेंस फॉर्मूला। ठीक है, V निकालना है, U -25, तो माइनस माइनस प्लस, F क्या है, माइनस यानी कि -1/50। इसको शिफ्ट कर लेते हैं, -1/50 -1/25, LCM 50, -1 -2, तो V आ जाएगा -50/3। A negative sign in lenses means a virtual image, और यहाँ पे आपका नेगेटिव आना ही चाहिए था, बिकॉज कॉन्केव लेंस हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाती है, तो इसीलिए आपका V यहाँ पे नेगेटिव आना ही चाहिए था। तो नेचर आ गया, पोजिशन आ गया 50/3 सेंटीमीटर। अब हमें साइज निकालना है, तो मैग्निफिकेशन क्या था, HI/HO इज V/U। HI निकालना है, HO 8, V -50/3 और U है -25 2, तो HI आ जाएगा 16/3, दैट इज 5.3 सेंटीमीटर। HI पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से भी पता चल गया कि ये वर्चुअल इमेज है। तो अगर आपके सारे साइन कन्वेंशन को मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका आंसर सही है। वर्चुअल इमेज के लिए लेंसेज में V नेगेटिव होना चाहिए जो हमारा आया है, और HI पॉजिटिव होना चाहिए जो हमारा आया है। और खुद देखो, ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर का है, इमेज 5.3, यानी इमेज छोटी बनी है, डिमिनिश्ड बनी है। कॉन्केव हमेशा ही वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, करेक्ट। चलिए लेट्स लुक एट वन मोर न्यूमेरिकल।
हमें बोला है कि हमारे पास है एक लेंस जो 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज बना रही है। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव एंड 2 टाइम्स मैग्निफाइड यानी कि 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज बना रही है। कहाँ पे इमेज बन रही है? कहाँ पे? एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है और लेंस की फोकल लेंथ क्या है। A lens gives 2 times magnified real image at 40 centimeter from the lens. Find the object distance as well as focal length. तो पहली बात तो मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस में? V/U। ये मुझे -2 दे रखा है। V क्या होगा? क्योंकि हमें बोला है कि रियल इमेज है, रियल इमेज तभी तो हमने मैग्निफिकेशन नेगेटिव लिया है। रियल इमेज के लिए हमारा V पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? +40। अब U मुझे निकालना है, तो -20/U, तो U आ जाएगा -20। आ गया U -20। क्या बोला है कि जो हमारी लेंस है वो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज दे रही है। रियल इमेज के लिए V पॉजिटिव होता है, तो हमारा U -20 आ गया, और U नेगेटिव आना ही चाहिए बिकॉज U हमेशा ही नेगेटिव होता है। अब फोकल लेंथ निकालनी है, तो 1/V -1/U 1/F। तो V कितना है? 40, U 20, माइनस माइनस प्लस, F निकालना है, LCM 40, तो F कितना आ जाएगा? 40/3 सेंटीमीटर। और आप देखो F पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस। और खुद सोचो, कॉन्वेक्स लेंस आना ही चाहिए था, पॉजिटिव आना ही चाहिए था, बिकॉज रियल इमेज सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस ही बनाती है, कॉन्केव लेंस तो वर्चुअल बनाती है हमेशा। तो यहाँ पे हमें पता है कि रियल इमेज है, इसलिए हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी ही चाहिए थी। साइन कन्वेंशन थॉरली लर्न करो, न्यूमेरिकल्स अपने आप होते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ रिफ्रैक्शन, पावर ऑफ लेंस। तो क्या होती है पावर ऑफ लेंस? कोई भी लेंस अपने ऊपर आने वाली पैरेलल रेस को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है, वो होती है उसकी पावर। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं मेरे पास ये 2 लेंसेस हैं, एक यहीं पे कन्वर्ज कर देती है, एक यहाँ ले जाके कन्वर्ज कर रही है। तो ऑब्वियसली जिसने ज़्यादा कन्वर्ज किया, इसका मतलब वो ज़्यादा पावरफुल है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेंस है। सेम विथ कॉन्केव लेंस, एक यहाँ से डाइवर्ज कर देती है और एक थोड़ा दूर से डाइवर्ज कर रही है, तो इसने ज़्यादा स्प्रेड करा, ज़्यादा डाइवर्ज करा, तो ये ज़्यादा पावरफुल लेंस है। तो द डिग्री और एक्सटेंट अप टू विच एनी लेंस कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज द पैरेलल लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, इट इज़ कॉल्ड एज इट्स पावर। कि कोई भी लेंस किस हद तक अपने ऊपर आने वाली पैरेलल रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है, वो होती है उसकी पावर। जो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, ज़्यादा डाइवर्ज करेगा, वो उतना पावरफुल लेंस। एंड लॉजिकली समझो, जहाँ पे कन्वर्ज या डाइवर्ज होते हैं वो क्या होता है? फोकस होता है। तो जिसका फोकल लेंथ कम होगी वो पावरफुल लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी वो वीक लेंस है। तो यहाँ से हमारा पावर का एक और डेफिनेशन आता है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और यही हमारा पावर निकालने का फॉर्मूला है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/f। तो पावर इज द डिग्री और एक्सटेंट अप टू विच एनी लेंस कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज द पैरेलल लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, इट इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, एंड द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। बस ध्यान में क्या रखना है कि जब भी हम पावर निकालेंगे, फोकल लेंथ हैज़ टू बी इन मीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हम क्या निकाल रहे हैं? SI यूनिट में काम कर रहे हैं, तो SI यूनिट हमेशा मीटर रहती है, राइट। तो कभी कभी आता है डिफाइन 1 डायोप्टर। तो भैया अगर मेरे पास एक ऐसी लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? 1 डायोप्टर। सो हाउ कैन यू डिफाइन 1 डायोप्टर? It is the power of a lens with focal length 1 meter. Power of a lens with focal length 1 meter is called as 1 diopter. ठीक है जी, चलो अब कभी कभी ना आप सोचो, मतलब पहले लॉजिकली समझो, अगर कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव तो उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी, कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव तो उसकी पावर भी नेगेटिव होगी, राइट। अब कुछ केसेस में कभी कभी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दिया होता है कि मेरे पास एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स, फिर ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बना रखा है। तो अब इसका पावर क्या होगा? तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स, बस।
लेकिन ध्यान में रखना कि कॉन्केव की बात हो रही है तो पावर को नेगेटिव लेना है, कॉन्वेक्स की बात हो रही है तो पावर को पॉजिटिव लेना है। तो लेट्स टेक अ सिंपल न्यूमेरिकल। मेरे पास है एक कन्वर्जिंग लेंस जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और एक है डाइवर्जिंग लेंस जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है। आपको निकालनी है पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, और ये बताना कि कॉम्बिनेशन का नेचर क्या होगा, मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बन रहा है वो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा या डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। चलो तो पहले वाले को देखते हैं। F1 20, F2 25। लेकिन पहले वाली लेंस कन्वर्जिंग है, कॉन्केव, तो फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव। दूसरी कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव। दूसरी है डाइवर्जिंग यानी कि कॉन्केव, तो फोकल लेंथ होगी नेगेटिव। और पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 100, 0.2 मीटर। इसको भी करेंगे तो -0.25 मीटर। तो कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, डाइवर्जिंग लेंस कॉन्केव इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव। उसको हमने डिवाइड बाय 100 करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया। लेट्स फाइंड द पावर। तो 1/0.2 यानी कि +5 डायोप्टर। इसकी निकालते हैं 1/-0.25 यानी कि -4 डायोप्टर। निकल गई पावर, वेरी इजी। अब कॉम्बिनेशन के निकालनी, क्या बताया मैंने, सम ऑफ इंडिविजुअल। पहली है 5, दूसरी है -4, तो पावर कितनी आ गई, 1 डायोप्टर। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसकी पावर है 1 डायोप्टर। और देखो ध्यान से, कॉम्बिनेशन का साइन पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव यानी कि कन्वर्जिंग। कॉम्बिनेशन का साइन नेगेटिव आता तो वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता, तो इट इज बिहेविंग लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस। अब मुझे निकालनी है फोकल लेंथ, तो पावर 1/f, तो f क्या हो जाएगा 1/p, 1/1। अभी किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि जब भी हम पावर निकालते हैं तो फोकल लेंथ को मीटर में लिया गया होता है। तो कभी भी अगर पावर से फोकल लेंथ निकालोगे तो वो हमेशा मीटर में होगी, ये ध्यान में रखना। तो चाहो तो आप इसको 100 सेंटीमीटर ले सकते हो। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू। यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है पूरा लाइट। एक चीज़ समझने वाली रह गई है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होती है इट एक्चुअली वर्क्स लाइक अ मैग्नीफाइंग लेंस। क्यों, क्योंकि वो रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, और वर्चुअल मैग्नीफाइड भी बनाता है वो। तो कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि हमें मैग्नीफाइड इमेज दे पाता है, इसलिए उसे हमेशा हम एज अ मैग्नीफाइंग लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, कभी कभी यूजेस आते हैं। कॉन्केव मिरर का यूज़ क्या है, कॉन्केव मिरर जो है, कॉन्केव मिरर वो टॉर्चेस में या कार की हेडलाइट में यूज़ होता है। तो जो बल्ब है वो मिरर, ये आसपास मिरर होता है, उसके फोकस पे बल्ब लगा होता है। तो जब फोकस से लाइट रेज निकलेंगी तो वो सारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो टॉर्च हो या कार की हेडलाइट हो, सब में कॉन्केव मिरर होता है, क्योंकि जो लाइट रेज है वो पैरेलल हो जाती है, तो हमें बहुत दूर तक एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है। तो हेडलाइट में और टॉर्चेज में हमेशा कॉन्केव मिरर होता है। साथ ही जो सोलर कुकर होते हैं, सोलर कुकर वगैरह में भी यहाँ पे कॉन्केव मिरर लगाया जाता है, ताकि सन की रेस कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे जाए। ये भी पता होना चाहिए। और कॉन्वेक्स मिरर कैसे यूज़ होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है एज अ रियर व्यू मिरर। कार में देखा ना, साइड वाला जो मिरर, उसमें क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्यों, क्योंकि जो कार का साइड व्यू मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो वो वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, जिससे ज़्यादा एरिया कवर हो सके। अगर बड़ी इमेज बनाएगा तो कम चीज़ें दिखाई देंगी, छोटी इमेज बनाएगा तो ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। सो कॉन्वेक्स मिरर हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू बिकॉज इट ऑलवेज मेक्स अ डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज। इसीलिए जो कार का रियर व्यू मिरर है वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होता है, ताकि हमें पीछे का ज़्यादा एरिया दिखाई दे सके। और इसी रीज़न की वजह से कॉन्वेक्स मिरर को एज ए सिक्योरिटी मिरर लेते हैं। कभी देखें ना मॉल्स में या मेट्रो में ऐसे गोल सा मिरर लगा होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ताकि वो बहुत ज़्यादा दूर का एरिया छोटे छोटे दिखा के कवर कर सके। सो इट हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू बिकॉज इट मेक्स अ वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। क्लियर ऑल ऑफ यू। बाकी कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस चश्मे में, स्पेक्टिकल्स में तो यूज़ होते ही हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ चैप्टर हमारा खत्म होता है। दोनों वन शॉट वीडियोस देखिए, रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की। नेक्स्ट एग्जाम आपका साइंस का है, तो प्लीज़ इसे ढंग से रिवाइज कीजिए एंड ऑल द बेस्ट।